वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 3 से 28 मार्च सन 1942 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। प्रातः से श्री ठाकुर निभृत निवास में बिछावन पर बैठे हैं। दक्षिण की ओर दूर आकाश में दृष्टिपात करते हुए कह रहे हैं, हर जगह मेरा घर है, यह मैं सचमुच महसूस करता हूँ। वह किंतु केवल पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि विश्व ब्रह्मांड के ग्रह ग्रह में, तारे तारे में, छाया पथ के अस्तर अस्तर में हमारा घर है। अपनी अनुभूति के जरिए ही साधक गण इस बात को महसूस करते हैं, अपने अंदर ही है ये सब। सिर्फ यही बोध नहीं होता है, वास्तव में यह सब चीज़ें हैं एवं सब जगहों में हैं और उसमें हम मानो नीट हुए हैं, स्थापित हुए हैं और विचरण कर रहे हैं। ऐसा बोध किया जा सकता है। पिंड में जिस ब्रह्मांड का बोध किया जा सकता है उसका अस्तित्व सिर्फ पिंड में ही नहीं है, उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व है। उसके साथ वैज्ञानिक तरीके से स्थूल रूप में योगायोग किया जा सकता है। प्रफुल्लदा पूछे कि कैसे? श्री ठाकुर जी बोले, जैसे जल में छोटे छोटे अनेक जीवाणु हैं, जल के पात्र में जिन जीवाणुओं का ब्रह्मांड है उसे तुम बोध कर सकते हो। यदि साधना अर्थात नियमित अनुशीलन के द्वारा अपनी आँखों को खूब शक्ति संपन्न बना सको, या यदि वैसा नहीं भी कर सकते हो तो तुम यदि एक अच्छा माइक्रोस्कोप इंतजाम कर सकते हो और उसकी सहायता से अनायास देख सकते हो। वैज्ञानिक यंत्रों को अत्यंत सूक्ष्म और अनन्य साधारण शक्ति संपन्न बनाया जा सकता है। उन लोगों के द्वारा हमारी दुनिया विशाल विस्तार में वर्धित हो सकती है। मनुष्य जानता ही कितना है, अज्ञानता में उब चुभ कर रहा है। मनुष्य की कल्पना शक्ति ही कितनी है। मेरी तो धारणा है कि मनुष्य की जो कुछ सार्थक, सुसंगत और युक्त कल्पना है वह असली रूप ले सकती है यदि कोई उसके पीछे लग जाए। सब कुछ एक दिन में होगा ऐसी बात नहीं, बल्कि लगातार चेष्टा करने के फलस्वरूप एक न एक दिन सफल होगा ही। किसी में सफलता पाने के लिए लाखों लाख वर्ष की तपस्या लगती है। विवर्तन के वर्तमान स्तर में आज जो हमारे सामने नितांत सहज और स्वाभाविक है, जहां हमें कोई प्रश्न या विस्मय करने का रास्ता नहीं है, शायद वह एक दिन मनुष्य के स्वप्न और कल्पना से परे था। उसी प्रकार लाखों वर्ष के बाद जो स्वाभाविक होगा वह आज शायद हमारे स्वप्न और कल्पना के परे की बात है। किंतु मनुष्य की सुसंगत कल्पना और विहित प्रचेष्टा के द्वारा उसकी वास्तविक परिणति ही इस असंभव को संभव कर देगी। आजकल साहित्य, कला, शिल्प, विज्ञान इत्यादि हर विभाग में असाधारण उन्नति हो रही है, किंतु विच्छिन्न रूप से प्रचेष्टा में हो रही है। एक के साथ दूसरे का योग सूत्र आविष्कार किया नहीं जा रहा है। इसके अलावा ज्ञान के विभिन्न विभागों का गंतव्य भी ठीक नहीं है। मेरी इच्छा है कि मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय की स्थापना करूं जहां मनुष्य बचने बढ़ने संबंधी सारे ज्ञान अर्जन कर सकें एवं हर विभाग का सहायक और परिपूरक होकर एक नियामकता से अभ्युदय के पथ पर अग्रसर हूँ। एक नियामकता के मूल में सामग्रिक दृष्टि संपन्न एक मनुष्य होना चाहिए जिसे ऋषि कहा जाता है। वे हों सभी को सुसंगत कर एक मुखी बना सकते हैं। प्रत्येक देश तथा जगत में जो आज इतनी असामंजस्यता है उसका कारण यह है कि देशों की शिक्षा एवं शासन व्यवस्था के पीछे ऋषियों का हाथ नहीं है। शिक्षा के संबंध में मेरी जैसी परिकल्पना है उसे यदि मूर्त कर सकूं तो उसकी छत्र छाया में सुसंस्कार संपन्न व्यक्ति के लिए ऋषि जैसा मानव बनना कोई असंभव बात नहीं। यदि उन लोगों का विवाह ठीक तरीके से हो एवं उनके बच्चों की दीक्षा शिक्षा विवाह सही रूप में हो तो 2-3 पीढ़ियों में ही ऐसे कतिपय मनुष्य पैदा होंगे जो अपनी बुद्धि और चरित्र के द्वारा अपने देश को ठीक कर सकेंगे। इसके अलावा भी संसार के श्रेष्ठ लोगों का मस्तिष्क भी ठीक कर सकेंगे। यदि तुम लोग उठकर खड़े हो सको तो देखोगे संसार में कितने देशों के छात्र तुम्हारे यहाँ सीखने आएंगे। प्रफुल्लदा बोले, आपने तो ऐसी यूनिवर्सिटी की स्थापना के विषय में अधिक कुछ नहीं कहा है, अधिकतर तो ऋत्विक आंदोलन के विषय में कहा है। श्री ठाकुर जी बोले,
मेरी यूनिवर्सिटी का मूल लक्ष्य है मनुष्य को 16 आने मनुष्य बनाना। जितनी तरह के सद्गुण और सदअभ्यास हैं उन्हें एक व्यक्ति में विकसित कर देना, वैसा कर उसके अवगुण और बुरे अभ्यास को दूर कर देना, उसे इष्ट प्राण दक्ष चौकस बना देना, एक एक व्यक्ति को दिक्पाल बनाकर छोड़ देना, एक एक व्यक्ति को अनेकों का धारक पालक शिक्षक और नियंता बना देना। इस चेष्टा में मुझे विराम नहीं। मैं तो अपनी यूनिवर्सिटी को अपनी तरह से चलाए जा रहा हूँ। मैं महान बनूंगा, मुझे लोग महान कहेंगे, ऐसी मेरी कभी कल्पना नहीं रही। मैं व्यक्तिगत रूप से वैसी धारणा में कोई आनंद भी नहीं पाता हूँ, किंतु मनुष्य जब माँ के निकट मेरी प्रशंसा करेंगे और माँ प्रसन्न होंगी तो मुझे बहादुर लड़का समझकर माँ वाहवाही देंगी। यह लोभ मेरा था। लोभ रहने से क्या होता है? माँ किसी भी तरह मुझसे प्रसन्न नहीं होती थी, मानो मैं हर समय उनके निकट अपराध ही करता रहा हूँ। फिर भी मैंने पतवार नहीं छोड़ा, जिद्दी की तरह माँ को खुश करने के लिए लगा ही रहा। मेरे बिना माँ का काम चल सकता था, पर मुझे माँ के बिना कोई रास्ता नहीं था, इसलिए माँ को खुश रखने के धंधे में लगा रहना पड़ता था। सरोजनी माँ बोली, क्या आपका मन विक्षुब्ध नहीं होता था? श्री ठाकुर जी बोले, विक्षुब्ध होने का उपाय रहने से विक्षुब्ध होता। जिसके बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता है, क्या उस पर विक्षुब्ध होने से काम चल सकता है? क्या तुम हवा से विक्षुब्ध हो सकती हो? हरिपद्दा साहब बोले, आप कुछ और कहना चाह रहे थे, किंतु वह बात दब गई। श्री ठाकुर जी बोले, कह रहा था कि मुझे बड़ा बनने का शौक कभी नहीं है, पर तुम लोगों को बड़ा बनाने का मुझे खूब शौक है। तुम लोगों में से किसी की भी प्रशंसा जब मैं लोगों से सुनता हूँ तो उस समय आनंद से मेरा दिल भर उठता है। इच्छा होती है कि वह और भी बोले और मैं सुनता रहूँ। मुझे किसी की सुख्याति सुनने में अच्छा लगता है। बहू, सास, ससुर, गोतनी, भैंसु, देवर, ननद और स्वामी की प्रशंसा करे और सौत की प्रशंसा सौत करे, एक ऋत्विक दूसरे ऋत्विक या सहकर्मियों की प्रशंसा करे, तो ये बातें सुनने में मुझे बड़ी अच्छी लगती है। किंतु वैसा भाग्य लेकर मैं पैदा नहीं हुआ। अधिकतर एक के विरुद्ध दूसरे की निंदा ही मुझे सुनने को मिलती है। अनेकों तो खुल्लम खुल्ला निंदा या अभियोग नहीं करते, किंतु उनकी बातों में उसका आभास रहता है। मनुष्य में द्वेष, हिंसा, दोष दर्शन या हीन मान्यता जो भी क्यों न रहे, बातों के जरिए ही वे सभी प्रकाश में आ जाते हैं। यदि प्रीति रहती है तो उसका भी पता चल जाता है। प्रीतिमान मनुष्य की बुद्धि रहती है मनुष्य से प्रीति लगाकर प्रीत बनने की। वे जहाँ भी रहते हैं अपने व्यक्तित्व को अटूट रखकर आनंद की आबो हवा को फैला देते हैं। उनकी दृष्टि, बातचीत, व्यवहार, आदर, आप्यायन, संवर्धना मनुष्य की सत्ता को स्वतः ही सुहाग नंदित कर देते हैं। एक दूसरे के हृदय में एक स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित होता है। अज्ञात भाव से एक दूसरे के निकट आते हैं। इस प्रकार आप से आप आत्मीयता का सूत्र कायम होता है। जो याचन करेगा उसमें ऐसी प्रीति रहनी चाहिए, अन्यथा मनुष्य को आकृष्ट नहीं किया जा सकता है। ऐसी प्रीति का मूल्य इष्ट में निबद्ध रहना चाहिए। वह सुनिष्ठ प्रीति रहने पर जब मनुष्य से वह इष्ट के विषय में बातें करता है तो उस समय उसमें एक सरस नशा जैसा भाव रहता है। उपदेश दे रहा है या नीति की बातें कह रहा है, ऐसी भावना उसमें नहीं रहती है। उसमें वह स्वयं उपभोग करता है और दूसरे को भी उपभोग कराता है। इष्ट में प्रीति तथा इष्ट कर्म में प्रीति के लिए याजक के चरित्र में यह ढंग रहना चाहिए। इष्ट कथा का अर्थ है सबकी जीवनीय कथा, अस्ति वृद्धि की कथा जो अन्वित सार्थकता से इष्ट में मूर्त हो उठी है। प्रीति प्रणोदित नहीं होने पर सब कुछ कसरत ही प्रतीत होते हैं। मनुष्य न स्वयं सुख पाता है और न दूसरे को सुख दे पाता है। यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय ही कहो या जो भी कहो, सबकी जन्मभूमि वह केंद्रायनी प्रीति ही है। हम इस बात को समझें या नहीं, पर यह बात बिल्कुल ही ठीक है कि परिवेश को छोड़कर हम नहीं बच सकते हैं। यदि हम बृहत्तर परिवेश को ठीक नहीं बना पाए तो स्वयं भी नहीं बच पाए।
यदि चारों ओर आग लगी रहे तो हमारे घर का छप्पर भी जल जाएगा। 2-4 छोटे मोटे प्रतिष्ठान के जरिए राष्ट्र को बचाया नहीं जा सकता यदि राष्ट्र में कृष्टि चेतना, धर्म चेतना और संगति नहीं आए। इसलिए मैं धर्मार्थ के लिए लोक संग्रह की बातें करता हूँ। इस मूल कार्य को छोड़कर छिटपुट भाव से जितनी भी सत प्रचेष्टा क्यों न हो, वह निष्फल हो जाएगी। हमारे देश में प्रतिभावान व्यक्ति का अभाव नहीं है, सत व्यक्ति का भी अभाव नहीं है, धनी व्यक्ति का भी अभाव नहीं है, कर्मी का भी अभाव नहीं है, किंतु अभाव है इन लोगों की मिली प्रचेष्टा की। इसलिए तुम लोगों को ऐसी मिलन भूमि बनाना है। यदि बचना एवं बचाना चाहते हो तो शीघ्र ही इस काम को करना चाहिए। आलोचना प्रसंग भाग 3 के पेज संख्या 170 से 174 तक। जय गुरु।